में पहला प्रश्न है विद्यार्थी जी, लैप कुंडलन का उपयोग डैश मशीनों के लिए किंतु वेव का उपयोग डैश के लिए। तो आप सब लोग एक छोटी सी बात जानते हैं, लैप में आपका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये जो आपको ए से सूचित करते हैं, किसके बराबर होता है? पी के बराबर। और अगर पी बढ़ता है तो उतनी ही संख्या किसकी होती है? ब्रश की होती है। स्वाभाविक सी बात है। अब जरा गौर करिएगा, इस लैप से आपको वोल्टेज कम और करंट ज्यादा मिलता है। दूसरा आ जाइए वेव पर। वेव में पैरेलल पाथ ए का मान 2 के ही बराबर होता है। आपकी ब्रश भी यहां क्या हो जाएगी? 2 ही लगेगी। वोल्टेज ज्यादा और करंट कम मिलता है। अब जरा आप कंसेप्ट को पकड़िए, लैप का जब आप यूज कर रहे हैं, पैरेलल पाथ बढ़ रहा है, ब्रश बढ़ रहा है, तो जगह भी तो आपको ज्यादा छेकेगा ना। यहां कम है तो जगह भी क्या लेगा? कम लेगा। यानी वेव में आपका कैसा साइज? छोटा, और लैप में कैसा? आपका बड़ा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? लैप में बड़ी और वेव में छोटी मशीन जो है तैयार की जाती है। नॉर्मली आप रख लीजिएगा, हम लोग यहां पर वेव वाइंडिंग में डमी कॉइल का यूज करके हम बैलेंस बनाने का काम करते हैं, मैकेनिकल बैलेंस बनाते हैं। और वहां किसका प्रयोग करते हैं? इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग करते हैं बैलेंस बनाने के लिए। और इक्वलाइजर रिंग विशेष रूप से हमारे धारा के असंतुलित मान को संतुलित बनाने का प्रयास भी करता है, जिससे आपको स्पार्किंग में भी क्या होती है? कमी की संभावना बन जाती है। अगला कह रहा है, कौन सा संकेंद्रित कुंडलन का सही गुण है? आप सब तो जानते हैं, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग जो आपकी होती है, सेंटर उसका क्या होता है? एक ही होता है। हम लोग ट्रांसफार्मर में इसका प्रयोग करते हैं। और कहां करते हैं साहब? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी करते हैं। इसकी जो है साहब जी, कह रहा सबसे अच्छा गुण कौन सा है? तो बास्केट की तरह होता है, मजबूती वैसी बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कूलिंग के लिए स्पेस हमको क्या मिलता है? ठीक ठाक मिलता है, जिससे हमारी कूलिंग बेहतर हो जाती है। ये गलत है साहब, ये वाइंडिंग को करना बहुत आसान है। फॉर्मर की भी आवश्यकता हमको विशेष रूप से यहां पर नहीं पड़ती है। तो हम जवाब क्या दे दें? ये यहां पर ऑप्शन गलत आ गया है। हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहना डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग में सिंप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स होता है, ट्रिप्लेक्स होता है। एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, अगर आप लैप वाइंडिंग लेके चलते हैं और सिंप्लेक्स है तो ए बराबर क्या होगा? पी। अगर डुप्लेक्स है तो मुझे बताइए, ए बराबर 2p। अगर ट्रिप्लेक्स है तो क्या होगा? ए बराबर 3p। क्वाडर प्लेक्स है तो ए बराबर 4p। तो कौन 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो रहा है? पैरेलल पाथ हो रहा है। तो गुना जी किस में आ रहा है? पैरेलल पाथ में आ रहा है। तो राइट आंसर क्या दीजिएगा? समांतर पथ। यही चीज सिंप्लेक्स वेव रहता तो 2 रहता, और डुप्लेक्स रहता तो 2 दूनी 4, ट्रिप्लेक्स में 3 दूनी 6, है ना? स्वाभाविक सी बात है। क्वाड्रप्लेक्स में 4 दूनी 8। लेकिन इसमें यदि पोल 4 होगा तो ये भी क्या? 4। लेकिन अगर क्वाड्रप्लेक्स में जाइएगा और तब 4 पोल है तो 4 चौका 16 पाथ हो जाएगा। इंटरपोल वाइंडिंग हमारे जनरेटर में जो लगी होती है, आप सब जानते हैं, मेन पोल के क्या होती है साहब? बीच में लगी होती है, यानी इस जगह पर लगी होती है, 2 मेन पोल के बीच में। अगर हम जनरेटर की बात करते हैं तो इसकी वाइंडिंग आपके आर्मेचर के साथ कैसे जुड़ी होती है? बिल्कुल साथियों, आर्मेचर के साथ आपका श्रेणी में जुड़ा होता है। ठीक है। और यह क्या करता है? आर्मेचर रिएक्शन को तो कम करता ही है और स्पार्कलेस कम्यूटेशन में भी आपकी मदद करता है। जनरेटर के केस में इसकी ध्रुवता क्या होती है? ध्रुवता अगले पोल, अगला में कौन सा पोल? मुख्य पोल। अगले मुख्य पोल की ध्रुवता के समान होती है। लेकिन अगर आप मोटर की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा? मोटर की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी? पीछे वाले के समान, या नहीं तो अगले का विपरीत। ठीक है, पीछे का समान नहीं तो अगले का विपरीत। तो उत्तर क्या दीजिएगा? सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में जोड़ने के पीछे उद्देश्य यही होता है कि आर्मेचर के करंट को हम कम कर देते हैं, और जब मेरे आर्मेचर का करंट कम हो जाए तो नेचुरली आपका आर्मेचर का फ्लक्स कम हो जाएगा। आर्मेचर का फ्लक्स कम हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से आपका क्या करेगा? मेन फ्लक्स को जो प्रभाव पड़ रहा है वो भी कम हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन आपकी कम हो जाएगी। आप जानते हैं विद्यार्थियों, आपके आर्मेचर की फ्लक्स का मुख्य पोल की फ्लक्स पर जो प्रभाव पड़ता है उसी को आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और
डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग एमएनए के पास के कंडक्टर यानी लोकल कंडक्टर में होता है, उसके अलावा कंडक्टर में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है विद्यार्थी जी। Armature of a 4-pole 3-phase alternator has 36 slots. If the armature winding is short pitched by a slot, what is the angle from which it short circuited? मतलब 4 पोल है, 3 फेज है साथियों, और 36 क्या है आपका स्लॉट है। जरा देख लीजिए, हम लोग क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल करिए, कितना हो जाएगा 36/4 बराबर कितना 9। अब आपसे कह रहा है शॉर्ट पिच कौन, तो विद्यार्थी जी शॉर्ट पिच एंगल क्या कीजिएगा 180 बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स प्रति पोल, तो क्या हो जाएगा 180/9 काट दीजिए, क्या हो गया 20 डिग्री हो गया। तो उत्तर आपका क्या आ गया डी नंबर। चलिए आगे बढ़ें। ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग में समांतर पथ, यहां पर 2 है, यहां पर 6 है, ठीक है, यहां 2 है, यहां 6 है। अब कह रहा ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग में समांतर पथ। साथियों ट्रिप्लेक्स वेव में ए बराबर 3 × P, गलत विद्यार्थी, क्या हो जाएगा, ट्रिप्लेक्स में है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स में 2 होता है, डुप्लेक्स में क्या होता है 2 × 2 = 4, ट्रिप्लेक्स में 3 × 2 = 6, क्वाड्रप्लेक्स में 4 × 2 = 8। तो इसीलिए उत्तर क्या दे देंगे सी नंबर। तो वेव में ना कर रहे हैं विद्यार्थी जी, वेव की ही ना बात हो रही है, वेव में ना ए बराबर 2 होता है, तभी ना लिखे हैं सिंप्लेक्स वेव में 2, डुप्लेक्स वेव में 2 दूनी 4, ट्रिप्लेक्स वेव में 3 दूनी 6, क्वाड्रप्लेक्स में 4 दूनी 8। लैप रहता तो हम थोड़े ना 2 से गुना करते, तब तो पोल से गुना करते। अब पोल यहां लिखा है क्वेश्चन में, पोल लिखवे नहीं किया है, तो हम लोग तो वेव ना है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। कुंडली के पक्षों की संख्या, कुंडली की संख्या का क्या होता है, यानी आप ऐसे समझिए, ये मेरा क्या है साहब, एक क्वाइल है, लेकिन क्वाइल साइड इसमें कितने हैं, पहला क्वाइल साइड, ये दूसरा साइड, यानी एक क्वाइल में कितने क्वाइल साइड होते हैं 1 और 2, यानी दोनों मिलाकर के 2 क्वाइल साइड होते हैं। तो उत्तर क्या दीजिएगा, कुंडली के पक्षों की संख्या यानी क्वाइल साइड की संख्या क्वाइल की संख्या का 2 गुना होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। एक सिंक्रोनस जनरेटर में रोटर क्षेत्र, आप लोग जानते हैं हमारा जो सिंक्रोनस जनरेटर है उसके स्टेटर से हमको आउटपुट में क्या मिलता है 3 फेज एसी मिलता है। इसका जो रोटर होता है आप जानते हैं आर्मेचर हमारी कहां होती है, स्टेटर में होती है, और मेरे रोटर में क्या होता है साहब चुंबकीय क्षेत्र यानी आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है आपके रोटर में, यही रोटेट करता है। इस रोटर में चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्राप्त होता है, तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, 2 स्लिप रिंग की जरूरत पड़ती है और कार्बन ब्रश की जरूरत पड़ती है, और इसमें आप कौन सी सप्लाई देते हैं डीसी, और वो डीसी जनरली किससे देते हैं, डीसी शंट जनरेटर से प्रायः दिया करते हैं। ये उपलब्ध नहीं है तब हम क्या करते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड का यूज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मेरी सप्लाई कैसी होनी चाहिए, डीसी और कांस्टेंट होनी चाहिए, ताकि जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, अस्थिर होगा, और उस अस्थिर फ्लक्स को बाहर से हम टरबाइन वगैरह की मदद से इसके शाफ्ट को घुमाते हैं, शाफ्ट घूमता है, असेंबल्ड उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, ये घूमता चुंबकीय क्षेत्र 3 फेज के अस्थिर कंडक्टर को काटता
है, 3 फेज में आपकी क्या होती है, ईएमएफ उत्पन्न होकर सीधे मिल जाती है। तो राइट आंसर क्या है, बी नंबर। आगे बढ़े विद्यार्थी जी। सामान्य जांच जो अल्टरनेटर पर नहीं होता है विद्यार्थी जी, अल्टरनेटर में यदि स्टार कनेक्शन हमने किया है तो अर्थ की कनेक्शन को चेक तो करना ही चाहिए। इतना ही नहीं, नियम ये कहता है कि सभी मशीनों को डबल अर्थिंग देना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल जरूरी है। कुंडलियों के बीच विद्युत रोधन भी प्रॉपर हो, यह भी आवश्यक है। कुंडलन की कंटिन्यूटी, पता चला कहीं बीच में ओपन हो गया है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये तीनों आवश्यक है। लेकिन हम कहीं पर भी ऑयल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये ऑयल का प्रयोग ट्रांसफार्मर में हो रहा है कूलिंग के लिए, यहां पर ऑयल का यूज नहीं होता है। या तो आप वेंटिलेटिंग डक्ट के माध्यम से कर लेते हैं, है ना, या नहीं तो हाइड्रोजन कूलिंग का बड़े मशीनों में यूज करते हैं। तो तेल निरीक्षण की यहां जरूरत नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े विद्यार्थी जी। 3 फेज 6 पोल स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर में स्टेटर में स्लॉट और प्रति स्लॉट कितने कंडक्टर हैं, 12 हैं। तो प्रति फेज पूछ रहा है विद्वानों, फेज आपका कितना है, 3। साहब जी आपको क्या कह दिया, स्टेटर में थोड़ा सा डाटा मिस है क्या, प्रति स्लॉट 12, तो हमको सी मालूम है कितना, 12। स्लॉट की संख्या नहीं दिया है, अच्छा टाइपिंग मिस्टेक लगता है हुआ है। स्लॉट का संख्या तो रहना ही चाहिए। चलिए स्लॉट का संख्या विद्यार्थी जी आप लोग भी लिख लीजिए। स्टेटर में 60 स्लॉट है। कितने स्लॉट हैं, हैज 12 कंडक्टर पर स्लॉट, स्टार कनेक्टर 60 स्लॉट है। तो मेरे पास एस का संख्या कितना, 60 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है चालक प्रति फेज, यही ना पूछ रहा है, चालक प्रति फेज। तो क्या करिएगा, जेड बाय फेज 3 है तो 3 कीजिएगा। जेड का मान क्या होता है, एस सी, अब बटा क्या हो गया, 3 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, यहां से क्लियर हो गया कि हमारे पास चालक प्रति फेज क्या हो जाएगा, जेड बटा 3। तो जेड हो गया एस इंटू सी, अब बटा क्या है आपका 3, प्रति फेज करना है। तो एस मेरे पास क्या है, 60 है। अब प्रति कंडक्टर कितना था, प्रति स्लॉट 12, अब बटा 3 कर लीजिए, क्या हो गया 240। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर 240। घर जाके स्कैन करके लाइक कर देना, ठीक है, और अपने शेयर भी कर देना, तुम्हारा और परिचित आदमी सब भी लाइक कर सके, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। 20 केवीए 5 केवी सिंगल फेज अल्टरनेटर में 6 केवी की उत्तेजक वोल्टेज और 5 ओम का तुल्यकालिक रेजिस्टेंस है, प्रतिघात है। कौन के लिए कितना शक्तिमान, देखिए साहब जी अब आपको कह रहा है आघूर्ण कोण कितना दिया है, यहां पर सुधार कर लीजिए 30 डिग्री। कितना कोण है विद्यार्थी, 30 डिग्री। 30 डिग्री के आघूर्ण कोण के लिए तो मेरे पास ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यह जो क्वेश्चन आपका है वह सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड है साथियों, नहीं सिंगल फेज अल्टरनेटर में इतना दे रहे हैं। अच्छा तो इस तरह का जो क्वेश्चन है इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा साहब, तो हमारे पास आप जानते हैं पावर क्या होता है आपके सिंक्रोनस मशीन में, हमारी पावर होती है E0 इंटू वी बाय एक्स असाइन डेल होता है या थीटा होता है, ठीक है। इस डेल या थीटा का मान 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। E0 का मान कितना है, 5 है, और हमारा भी कितना है, 6 किलो वोल्ट है। तो आप जल्दी से देख लीजिए इस क्वेश्चन में 5 के भी एकल कला प्रत्यावर्तक में 6 के भी उत्तेजक वोल्ट, अच्छा उत्तेजक है तो E0 मेरा हो गया 6 के भी, ठीक है, अभी मेरा हो गया 5 के भी, एक्सेस हमको कितना दिया है 5 ओम। अब वैल्यू पुट कीजिए आप लोग, बताइए कितना हो जाएगा, P बराबर 6 गुना 5 अब बटा नीचे 5, लेकिन दोनों आपका कैसे है किलो किलो में, तो आप 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 3 कर दीजिए और साइन 30 डिग्री। तो ये तो 3 मिल करके क्या बन गया, 10 के पावर 6 हो गया। अब 5 से 5 कट जाएगा और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो ऊपर में 6 गुना 10 के पावर 6 गुना 1/2 कट के कितना हो गया 3 मेगा वाट आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया।
चलिए आगे बढ़ें। अरे आइए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट का कितना है? IST जो है वह आपका कितना दिया है? 1.5 IFL का दिया है। ठीक है, आपका कह रहा है फुल लोड टॉर्क कितना गुना होगा। आप सब जानते हैं मेरी टॉर्क क्या हुआ करती है? IA के स्क्वायर के बराबर। साहब जी यहां पर तो सीरीज मोटर है, IA की बात करिए, ISE की बात करिए, IL की बात करिए, IF की बात करिए, सब क्या होता है यहां पर? सेम रहता है। तो हम लोग ज्यादा लंबा चौड़ा ना जा करके, आप चाहें तो T1/T2 करके भी बना सकते हैं। हम वहां ना जाते हुए हम डायरेक्ट आसानी से बना लेते हैं। जब IA स्क्वायर के समानुपाती है, अब मेरा मान कितना दिया है? 1.5 का स्क्वायर करिए कितना? 225, यानी 2.25 गुना आपका क्या हो जाएगा? TST का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी नंबर हो गया। यानी आपकी फुल लोड टॉर्क से 2.25 गुना मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन ये सिचुएशन कब की है? सैचुरेशन से पहले की है। सैचुरेशन के बाद जाएंगे तब तो सीधा समानुपाती ही होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी लेके चलना है। अब प्रारंभ की बात है तो शुरुआत में थोड़े सैचुरेशन होता है, तो थोड़ा समय बाद होता है। कौन किस हानि को डीसी मशीन का वेरिएबल लॉस की कैटेगरी में रखते हैं? भावार्थ धारा क्या है हमारा? कांस्टेंट है। एयर फ्रिक्शन भी क्या है? कांस्टेंट है। सैथिल भी क्या है? कांस्टेंट है। ये तीनों आपका किसके अंदर आता है? कांस्टेंट के अंदर आता है। अब फील्ड कॉपर किसके अंदर आ जाता है? वेरिएबल के अंदर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर लेकर चलेंगे। किस प्रकार का डीसी मोटर ब्रश कम्यूटेटर के साथ संपर्क होने पर अधिक वोल्टेज का क्षय कराता है? यानी ब्रश के पास वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है। इसका कहने का मतलब है कम्यूटेटर से जो ब्रश आपकी अटैच है, जुड़ी हुई है, तो इस कॉन्टेक्ट पर वोल्टेज ड्रॉप, तो ये वोल्टेज ड्रॉप कौन है? ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। तो कौन सा ब्रश के सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप हमको ज्यादा मिलता है? तो साहब जी इलेक्ट्रोग्रेफाइड में भी आपकी कम होती है, कॉपर कार्बन में भी कम होती है। कार्बन में कॉपर मिला करके इसकी चालकता बढ़ाते हैं, इससे धारा को और ही एक्सेप्ट करता है, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा नहीं होता है। कॉपर ब्रश है तो बहुत उत्तम हो गया है कि नहीं? तो सब करंटे को रिसीव कर लेगा। मेरे कार्बन में ड्रॉप क्या होती हैं? दिए गए सभी ऑप्शन में सबसे ज्यादा होती हैं। कार्बन ब्रश के पास वोल्टेज का ड्रॉप 1 से 2 वोल्ट के बीच हुआ करता है। जनरली हम लोग 1 वोल्ट कंसीडर किया करते हैं, बाकी सब में 1 से भी कम होता है साथियों। उच्च प्रतिरोध किसका है सबसे ज्यादा? दिए गए सभी ऑप्शन में सबसे ज्यादा कार्बन का है। कार्बन में कॉपर मिला दिए, प्रतिरोध घट गया। ग्रेफाइट कैसे कम रहता है? डीसी मशीन में कौन सा भाग आर्मेचर फ्लक्स के लिए कम प्रतिष्ठा प्रदान करता है? कम साहब जी आपका रिलक्टेंस। आर्मेचर की बात जब कह दिया तो आप लोगों को तो बिल्कुल दिमाग में फिट हो गया कि आर्मेचर फ्लक्स कहां प्राप्त होगा? हमको आर्मेचर पर प्राप्त होगा। और वही फ्लक्स ना हमारे मेन फ्लक्स को संकट पैदा करता है, जो आर्मेचर रिएक्शन होती है, और जिस रिएक्शन को दूर करने के लिए इंटरपोल, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कई तरह की व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ती है साथियों। तो यानी स्पष्ट है कि आर्मेचर फ्लक्स को रास्ता कम रुकावट वाला मिलेगा तो कहां पर मिलेगा? आर्मेचर कोर में मिलेगा। कहां मिलेगा साहब? आर्मेचर कोर में। हमारा फील्ड कॉइल तो उससे दूर रहता है। राइट आंसर क्या है? डी। किसी वस्तु से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की कुल मात्रा, यानी साहब जी आपसे कह रहा है E बराबर आप क्या जानते हैं? F/A जानते हैं, जिसको हम लोग कैसे मापते थे? ल्यूमेन प्रति सेकंड में प्रति मीटर स्क्वायर। कैसे हो जाएगा? एरिया है, ए क्या है? एरिया। तो ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर में मापते थे, और यही ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 लक्स के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यहां विद्यार्थी जी हमको कह रहा है प्रकाश की मात्रा जो हमारे सतह पर पड़ रही है वो पूछ रहा है, तो वो मात्रा क्या होती है? F बराबर E इंटू ए होती है साहब। तो ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर गुना मीटर स्क्वायर कट करके क्या हो गया? सिर्फ ल्यूमेन। तो राइट आंसर क्या दीजिएगा? ल्यूमेन। ये किसका मात्रक
मात्रक है, चालकता का मात्रक है। समझ गए साथियों? सीमेन जो कि आप लोग कंडक्टेंस का मात्रक है। रिफ्लेक्शन फैक्टर आप लोग जानते ही हैं क्या होता है, MSCP बाय MHCP होता है। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो आप धारा लिखा हुआ देख रहे हैं, तो लिखा हुआ धारा के बारे में आप समझ लीजिए वो किसके बारे में कह रहा है, नियम के बारे में बता रहा है। ये धारा यहां करंट नहीं है, ये रूल है। क्या है साहब? कंडिका है। क्या है सरकार? कंडिका है। ठीक है, दो बातें याद रखिएगा, अभी चर्चा हमने किया था। एक आपका होता है रिडक्शन फैक्टर, एक क्या होता है, रिफ्लेक्शन फैक्टर। समझ गए क्या होता है? रिफ्लेक्शन फैक्टर। ये दोनों के बारे में किनको किनको मालूम है? रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है? परावर्तित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश। रिफ्लेक्शन क्या होता है? परावर्तित प्रकाश बटे क्या हो जाएगा, आपतित प्रकाश, जिसका मान 1 से क्या होता है, कम होता है। आपतित ज्यादा होती है, परावर्तित कम होता है। और रिडक्शन फैक्टर कितना, जल्दी बताइए? MSCP बाय MHCP होता है। स्फेरिकल कैंडल पावर बटा मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर होता है। ये ध्यान रखिएगा। ये जो नीचे वाला है ये तो आया हुआ था बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। अब यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड की 2011 में जो निर्धारण किया गया, नियमावली बनाई गई, उसमें विद्युत कार्य से संबंधित सुरक्षा प्रक्रिया और कार्य प्रणाली संबंधी जो दिशा निर्देश दिया गया, जिस कोड में यह कहा गया कि इलेक्ट्रिकल काम करने के दौरान सुरक्षा का भी ध्यान रखना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। और यह सुरक्षा काम करने वाले व्यक्ति का भी हो और जिस उपकरण पर आप काम कर रहे हैं उसकी भी सुरक्षा हो, यानी दोनों व्यवस्थाएं सुरक्षित होकर संचालित हो, इसको प्राथमिकता देना अत्यंत आवश्यक है। यह किस नियम के अंदर कहा गया? यह रूल 19 में कहा गया। साथियों, इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार दे दीजिएगा, आपकी परीक्षा के पॉइंट से अच्छा क्वेश्चन है। नियम 19 में इस पर चर्चा की गई। विद्यार्थी जी, घरेलू विद्युत परिपथ में किस प्रकार का तार शामिल नहीं होता है? हम लोग साहब अर्थ वायर का यूज तो करते ही हैं अर्थिंग के लिए, न्यूट्रल वायर रहते हैं रिटर्निंग पाथ के लिए, तभी घर में सिंगल फेज सप्लाई आ पाती है न्यूट्रल और फेज से। साहब लाइव वायर यही फेज वायर है, तो फेज वायर रहता है, न्यूट्रल रहता है और अर्थिंग तार भी रहता है। बैटरी तार तो कोई तरीका ही नहीं है, बैटरी तार का कोई यहां पर उपयोग वायरिंग में नहीं है। बैटरी को कनेक्शन करके इन्वर्टर यूज करके अबाधित विद्युत आपूर्ति करते हैं, बात अलग है, लेकिन बैटरी तार का वायरिंग में कहीं कोई योगदान नहीं है। विद्यार्थी जी, वायरिंग में सुरक्षा के लिए हमारा योगदान किसका है? भू तार का। और रिटर्निंग करंट के लिए न्यूट्रल तार का, और सप्लाई लाने के लिए किसका साहब? फेज तार का। ये तीनों का हमको आवश्यकता होती है विद्यार्थी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। एक्टर साहब धक्का दिया, वहां पहुंचा दिया आपको कि प्रति घंटे के हिसाब से पोजीशन चेंज होता है। ट्रांसपोजिशन ऑफ कंडक्टर होता रहता है, अनबैलेंस वोल्टेज डेवलप नहीं करे, बात सही है। चलिए, कंसील्ड वायरिंग के लिए कौन सा कथन साहब जी गलत है, जरा देख लीजिएगा। कंसील्ड वायरिंग आग से सुरक्षा देता है। कंसील मतलब दीवार को काट करके तब अंदर में आप लोग कंड्यूट पाइप लगा के छिपी हुई वायरिंग, तो जब दीवार में जल्दी आग नहीं पकड़ता है तो सुरक्षा देता है। शॉक बिल्कुल नहीं लगेगा। हम जब दीवारों पे टच होंगे, अंदर में पाइप के भीतर जा रहा है तो कहां से हमको झटका लगेगा। उसके बाद साहब केबल जो अंदर में ले जा रहे वो भी लंबा जीवन काल होता है, खत्म जल्दी, खराब जल्दी नहीं होता है। तो साहब जी दिक्कत कहां पर है? कह रहा है अंदर में कर देते हैं, देखने में खराब लगता है। ये तो उल्टा ही चीज है जी, देखने में बढ़िया लगता है ना। अंदर से सब चीज तार वगैरह जा रहा है, बिजली की आपूर्ति है, कहीं कुछ पते नहीं चलता है, बढ़िया बढ़िया डिजाइन बना के आप रूम को खूबसूरत बनाते हैं। तो मेरा सही उत्तर कौन सा है? यहाँ पर बी नंबर है। ये गलत बोल रहा है। ये बड़ा सुंदर और सबसे बढ़िया वायरिंग कौन सी होती है? कंसील ही हुआ करती है विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ें। कौन सा कथन पीवीसी के लिए सही है? अब कह रहा है पीवीसी साहब अग्नि रोधी होती है। ये बात सही है जी, आग पर तुरंत जलिए जाएगा। तब कह रहा है भू संपर्कन तार की आवश्यकता नहीं होती है। ये कोई बात हुआ? अर्थिंग तो देवे करेंगे। महंगा तो सही बात है कि होता है कि नहीं है? तो गलत कौन है? कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। ये बातें क्या है साहब? सही है। मतलब दिए गए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही है? ये मतलब आग रोधी नहीं होती है,
भू संरचना तार की आवश्यकता नहीं होती लिखा, जबकि होती है। महंगा लिखा है तो ये बात भी उचित नहीं है। नॉर्मल रेंज में है, 3 रुपए 5 रुपए 8 रुपए मीटर हम लोग खरीद ही लेते हैं। सबसे उचित बात कौन सी है? कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, यानी जंग इस तार में नहीं लगता। ऊपर से जब खोले लगा दिए हैं, पानी का असर पीवीसी वाले पे ज्यादा नहीं पड़ता है, तो मेरे मटेरियल के कंडक्टिंग मटेरियल पर कोई जंग वगैरह नहीं लगता। ऑप्शन आपका कौन सा लीजिएगा? बी नंबर। धन्यवाद साथियों।